हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना प्रीमिक्स 6th डे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको ऑल्टरनेटिवली हम कैसे करेंगे अगले वीकेंड आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम ऐसे चलेंगे। तो पहले मेरे को आपसे एक चीज़ डिस्कस करनी है। आपने देखा मैंने आपको शेड्यूल शेयर किया था, तो उस शेड्यूल में क्या है, उसमें मैंने सिर्फ लिखा है टू बी डिस्कस्ड। तो अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको कमेंट सेक्शन में बताओ, पर किसी ने बताया नहीं। तो आज मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर डिस्कस करें हम कैसे लेके चलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। तो मैंने कुछ 2-3 वे सोचा है कि हम कैसे कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, जनवरी के मंथली वाइज चले कि हम जनवरी के करंट अफेयर कवर करें। उसमें कोई करंट अफेयर सपोज बायोटेक्नोलॉजी पे आ गया और उससे रिलेटेड कोई बेसिक क्वेश्चन भी हम कवर कर ले, ताकि बेसिक साइंस भी हमारा कवर हो जाए। तो एक वे ये है। सेकेंड वे क्या हो सकता है कि हम टेक्नोलॉजी चके, मतलब हम क्या करें, बायोटेक्नोलॉजी हमने फिक्स कर लिया। सपोज आज का सेशन और नेक्स्ट सेशन के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी फिक्स कर लिया। तो फर्स्ट सेशन में हम बेसिक साइंस के क्वेश्चंस, और सेकंड सेशन में जो भी टेक्नोलॉजी आई है उससे रिलेटेड वो हम अपडेट कर सकते हैं। तो एक सेकंड वे ये है, या तो हम टॉपिक वाइज चले या फिर हम मंथ वाइज चले, राइट। तो बेसिकली जैसी आपकी डिमांड होगी हम वैसे चल सकते हैं। और मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, आप प्लीज़ वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है साइंस में, कि आप क्वेश्चंस क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं है, देन या क्वेश्चन में फंस जाते हो, या कोई नई नॉलेज आती है एकदम से आप डर जाते हो। तो क्या रीज़न क्या है, तो ताकि उसको ध्यान में रख के मैं क्वेश्चंस फ्रेम करूँ और आपकी हेल्प करूँ कि आपके इसी के थ्रू आपका बेस बिल्ड हो जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो बेसिकली आपको पता है प्रीमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, यू डिमांड वी सर्व, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो डिमांड ओरिएंटेड इनिशिएटिव है। तो प्लीज़ मुझे ये कमेंट सेक्शन में अच्छे से बताना आज, ताकि उसको ध्यान में रख के रीड करके मैं अच्छे से आपको प्लान दे सकूं। ओके, तो पहला ये था, राइट। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, देखो प्रीलिम्स में सिलेबस क्या है, जनरल साइंस लिखा है, और मेंस का सिलेबस देखो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजीज मेंशन्ड है। तो मेंस का सिलेबस अलग है, प्रीलिम्स का सिलेबस अलग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो जनरल साइंस देखो यूपीएससी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना कि हमने सपोज लाइट ईयर के बारे में नहीं पढ़ा, ग्रेविटेशनल वेव के बारे में, जो भी कॉन्सेप्ट्स है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो क्वेश्चन यूपीएससी कुछ भी पूछ सकते हैं। पर हम पूरी साइंस नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो न्यूज़ में रहता है और उसकी बेसिक साइंस, बिकॉज हमने IAS ऑफिसर बनना है, हमने जर्नलिस्ट बनना है। तो हमें सिर्फ हर साइंस कॉन्सेप्ट का सब बेसिक आइडिया होना चाहिए, और क्वेश्चन उसी के बेसिस पे ही आता है यूपीएससी का। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखना है। ओके, तो उसी के बेसिस पे हमारी अप्रोच रहेगी प्रीलिम्स को लेके। तो ये ध्यान रखना, सिलेबस देखो सबसे पहले सिलेबस का आइडिया होना चाहिए, तभी हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता था, प्लीज़ आप उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना, राइट। ओके, तो हम स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना आज का। ओके, तो आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने टॉपिक्स जनरल साइंस के ही रखे आज को, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तब तक आप मुझे प्लान दे दोगे, फिर नेक्स्ट टाइम से हम और अच्छे से कर सकते हैं। यही केस आप इंटरनेशनल रिलेशन में भी बताना कि हम कैसे अप्रोच करें, मंथली वाइज अप्रोच करें, कि लाइक जनवरी के करंट अफेयर क्या था आईआर का, उसके क्वेश्चन आगे, फिर फेब के आगे, तो ऐसे मंथली वाइज पूरा करंट अफेयर कवर होता रहे। दूसरा वे क्या हो सकता है, हम क्या करें, इंडिया के नेबरहुड्स, उसके क्या इंटरनेशनल रिलेशन है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, फिर थोड़ा आइडिया एक्सपैंड कर दे, एरिया एक्सपैंड करें, नेबरहुड से हम जा सकते हैं ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया कवर करें, फिर अमेरिका रीजन, देन यूरोप रीजन, ऐसे भी हम मतलब मूव कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तो इस वजह से हम क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो आप बताओ कैसे कवर करना है, ताकि आपकी मेंस की भी तैयारी होती रहे, फैक्ट्स भी तैयार हो जाए, राइट। तो हम ऐसे, तो जैसे आप बोलोगे वैसे करना, साइंस एंड टेक एंड इंटरनेशनल रिलेशन दोनों में बताना कैसे हमें मूव करें। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चंस आज के। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जनरल फिजिक्स पे क्वेश्चन है। ये बेसिकली आपको जस्ट टेस्ट कर रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि ओशन लेक है, लेक अब बिल्कुल ठंड के टाइम पे क्या होता है, लेक का जो सरफेस होता है वो फ्रोज हो जाता है, और पर जो बॉटम सरफेस होता है लेक का वो अभी भी लिक्विड रहता है। ऐसा क्यों है, तो ये क्वेश्चन है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रूट्स को हम फ्रिज में क्यों रखते हैं, कि उसकी लाइफ इंक्रीज करे, पर ऐसा रीजन क्या है, क्या फैक्टर की वजह से हमें फ्रिज में रखना पड़ता है, क्या केमिकल प्रोसेस हो, तो जनरल केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर थर्ड क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, हम बेसिक साइंस में पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो प्लीज ट्राई करना। ये डे टू डे फिनोमेना हम देखते हैं, जो डेली एक्टिविटीज हो रही है, बेसिकली क्वेश्चन यूपीएससी अगर उठाती है, जो हमारी डेली फिनोमेनाज हो रहे हैं, साइंस की एक्टिविटीज हो रही है, तो वही को उठा के बेसिकली यूपीएससी बोलती है उसमें आप अपनी साइंस की नॉलेज यूज करो। तो उस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने फ्रेम किया, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, जनरल बायोलॉजी पे हमें पता है, या केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं,
हमें पता है ट्रीज़ है, ट्रीज़ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज़ करके हमें खाना देते हैं, तो वही क्वेश्चन है उस पर बेसिक साइंस, ये भी PYQ क्वेश्चन है। तो बेसिकली आज मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन PYQ ही रखे हैं। 5th क्वेश्चन, स्कैटरिंग ऑफ बीम, मतलब ये कुछ फिनोमेना जो होते हैं ऑप्टिकल फिनोमेना हम बोलते हैं, ये फिनोमेना हम डेली देखते हैं, रेनबोज हो रहे हैं, मिराजेस हो रहे हैं, देन बहुत सारी फिनोमेना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब हम फिनोमेना देखते हैं। तो वही मैंने क्या किया, आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ फिनोमेनास होते क्या है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते किसी को, तो उस पर एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया मैंने। फिर स्पेस इतना न्यूज़ में रहता है, तो एक्सो प्लैनेट्स, तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन इस पर पूछ लेते हैं। हम नॉर्मल प्लैनेट्स तो पता, चलो एक्सो प्लैनेट्स भी कुछ है, तो आइडिया लेते हैं एक्सो प्लैनेट्स क्या होता है। थोड़ी आपको साथ साथ आपको और भी टाइप ऑफ प्लैनेट्स की भी आइडिया दे दूंगा ऑप्शंस में, देखना ऑप्शंस में और भी मतलब कॉन्सेप्ट छुपे होंगे। देन लास्ट, ये भी मैंने सोचा कि आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करा दूँ स्पेस का, तो हम ऐसे मूव करेंगे, बेसिकली आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा स्पेस के क्वेश्चन कैसे हम बेटर वे से इंप्रूव हो सकते हैं। एंड ऑल्सो नया पैटर्न भी दिया है इसमें मैंने, नया पैटर्न क्या है, पैसेज बेस्ड। तो अब आप प्लीज़ ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, राइट। 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st, राइट। ये मैंने इसलिए थोड़ा पॉज लिया ताकि आप पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। ओके, तो आप पॉज करके सॉल्व करो, अब मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। ओके, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करके, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके माइंडसेट में जो भी चल रहा है, वो भी प्लीज़ क्लियरली अच्छे से बताना मुझे, ताकि हम उस पर वर्क कर सकें। देखो, जब हम पहले क्या होता है, अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करना, फिर तभी वर्क हो पाता है। तो बेसिकली हम मिल के चलेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं हम लबास ना जाएं। लबासने के लिए क्या होएगा कि आप लोग मेहनत करो, अपनी गलतियां मुझे बताओ, मैं उस गलती को बताऊंगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आप 1 स्टेप क्लोजर होते रहो टुवर्ड्स योर ड्रीम प्लेस लबासना, राइट। तो हार्ड वर्क एंड फेथ, ट्रस्ट, कॉपरेशन, ये सब अगर रहेगा तो हम देखना हमारे लिए पूरा रास्ता ईजी हो जाएगा। और राइट मेंटरशिप आपको प्रोवाइड कर ही रही है स्लीपी क्लासेस। ओके, तो आपको मुझे कांटेक्ट करना है, फैकल्टी को कांटेक्ट करना है, जिस मर्जी को कांटेक्ट करो, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। पहले ही बताया था आपको आईडी rahul@sleepyclasses.com, आप उस पर भी कर सकते हो, वरना यूट्यूब पे भी कमेंट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरफेस ऑफ लेक इज फ्रोजन इन सीवियर विंटर। तो विंटर है, लेक है, वाटर बॉडी, तो उसका सरफेस फ्रोज हो गया, तो ऑब्वियसली वाटर फ्रोज हो गया, बिकॉज टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री, तो फ्रोज ही होएगा। पर हम अगर आइस को अगर हम थोड़ा सा तोड़ दें और नीचे बेस ऑफ द लेक जाए, तो हम देखते हैं वो लिक्विड ही है। तो ऐसा रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेसिकली इसका टेस्ट क्या कर रहा है, आइस की प्रॉपर्टीज। तो आइस क्या, एक्चुअली आइस है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो बस यही टेस्ट कर रहा है। अब क्या हो रहा है, बेसिकली बिल्कुल ठंड के मौसम में हवा, ऊपर हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, तो टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री, मतलब सपोज -50 डिग्री सेल्सियस है, पर उसकी वजह से क्या होगा, जो सरफेस पे जो वाटर है वो तो फ्रोज हो गया बिकॉज कंडक्शन की वजह से। आपको याद होगा ज्योग्राफी में हम कंडक्शन पढ़ते हैं, तो देयर इज कैसे ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, कंडक्शन का एयर से सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो सरफेस से एयर को टेम्परेचर मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है, ऐसी एयर से सरफेस को हीट ट्रांसफर हो रही है। तो लाइकवाइज क्या हो रहा है, जो सरफेस ऑफ द ओशन दिस लेक है वो फ्रोज हो गया, पर अब जो फर्दर जो हीट ट्रांसफर होनी चाहिए, बिकॉज वाटर में कोई हीट प्रेजेंट है, पर ऊपर क्या है, सरफेस जो एयर है वो कोल्ड है, तो हीट रिलीज होनी चाहिए। पर अब क्या हो रहा है, आइस एक्ट एज अ बैरियर, आइस क्या हीट को कंडक्ट नहीं करता, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर। तो बेसिकली वाटर और आइस के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, कंडक्शन नहीं हो रही, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर की जो हीट है वो हीट वाटर के पास रहती है, और वाटर हीट की वजह से आइस में फ्रोज होने की जगह वो लिक्विड ही रहता है। तो ये रीज़न है बेसिकली, सिंपल। ओके, और ऐसी आइस एक्ट एज अ बैरियर, आइस क्या है, जो ऊपर जो ठंडी हवा चल रही है उसकी जो कोल्डनेस है वो वाटर तक पहुंचने नहीं देता। तो ये सिंपल रीज़न है। ओके, तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन फ्रेम था, जस्ट हमारी बेसिक नॉलेज टेस्ट कर रहा था। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, फ्रूट्स। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट एरिया है बेसिकली, ये आप देखोगे बहुत बार PYQ इनडायरेक्टली इस पे भी पूछ चुका है। देखो वो क्या कह रहा है, फ्रूट्स को हम फ्रिज में क्यों रखते हैं। देखो आपने देखा होगा, फ्रूट्स को हम बाहर रखते हैं तो खराब हो जाता है एक दिन में, पर अगर हम फ्रिज में रख दें तो उसको हम 2 या 3 दिन बाद रख पाते हैं। और यही रीज़न है बेसिकली, आप इसको एग्रीकल्चर से भी या
इकोनॉमी से भी लिंक करो, क्यों हम आजकल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, बिकॉज इंडिया में कोल्ड स्टोरेज सिस्टम नहीं है, तो उसी में हम वर्क कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट सरकार इन्वेस्ट कर रही है, राइट। तो एक्चुअली रीज़न क्या है कोल्ड स्टोरेज में, वो क्या करता है, जब हम खाना रख देते हैं फ्रिज में फ्रूट को, तो वो क्या हो रहा है, वो बेसिकली स्टॉप कर देता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। तो अब क्या होता है, जब हमारी बॉडी भी देखो, हम भी क्यों बूढ़े होते हैं, हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो हमारी बॉडी क्या है, धीरे धीरे हमारी बॉडी के पार्ट्स बर्न हो रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी एजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी एजिंग की होती है बेसिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ही रीजन है, तभी हम ग्रीन टी वगैरह क्यों पीते हैं, डिटॉक्स के लिए, ताकि ऑक्सीडेंट्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो खत्म हो जाए। तो ऐसी फ्रूट्स में ऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं और दे रिलीज गैस लाइक इथाइलिन गैस रिलीज करते हैं, और इथाइलिन हेल्प करता है उस फ्रूट को पकने में, तो राइपनिंग हम बोलते हैं बेसिकली। तो बेसिकली फ्रूट को हम कच्चा रखें तो वो ज़्यादा देर तक मतलब वो सर्वाइव कर सकता है, अगर पक जाए, पकने के बाद हमें तभी खाना पड़ता है वरना ख़राब हो जाता है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली प्रोसेस क्या हो रहा है, फ्रूट अगर बाहर पड़ा है, ऑक्सीजन ले रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है इथाइलिन गैस, उससे फ्रूट पक रहा है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो रहा है। तो फ्रिज में क्या कर रहे हैं हम, फ्रिज में वो हम ये पूरा प्रोसेस ही कट ऑफ कर देते हैं। तो बेसिकली क्यों हम रखते हैं लॉन्गेस्ट स्टोरेज लाइफ के लिए, रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज करने के लिए, ये रीज़न था। देखो इसको, इसी से अब आपको आइडिया लगे कि क्यों लोग आइस टी एंड ऑल वगैरह पी रहे हैं, राइट। वो बेसिकली क्या है, एजिंग को रोकने के लिए, बिकॉज ऑक्सीजन लेना तो हम बंद नहीं कर सकते ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो बॉडी में ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, तो हम डिटॉक्सिंग पे जाते हैं। तो ये भी यूपीएससी पूछ सकते हैं कि क्यों आजकल हमारी बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो साइंस से लिंक करते हैं, वो हमारी डे टू डे एक्टिविटी में हम ब्लैक टी से, नॉर्मल टी से हम आइस टी में जा रहे, सॉरी ग्रीन टी में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अब आपको आई होप रीज़न समझ आ रहा है। तो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट रीड कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। देखो हम अगर आपको याद हो, हम पढ़ते थे अपनी बेसिक साइंस में, स्कूल टाइम में भी, स्कूल टाइम का ही बेस क्वेश्चन है ये, हम पढ़ते थे फिजिकल चेंज। जैसे हम फिजिकल चेंज क्या पढ़ते थे, हम सॉलिड टेम्परेचर इंक्रीज किया लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करो गैस में, जैसे वाटर का, वाटर सॉलिड में क्या आइस हो गया, लिक्विड में क्या वाटर लिक्विड हो गया, गैस में वाटर वेपर बन जाता है, राइट। ये हम पढ़ते हैं। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज, इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ऐसे ही होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, बेसिकली हमारे जो सपोज एप्पल है, एप्पल में क्या कुछ कंपाउंड है कार्बन का बना हुआ है, अब वो क्या करे, किसी केमिकल कंपाउंड से लाइक ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से या किसी से भी रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके कुछ और प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या हो गया, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है कुछ और बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, बिकॉज ऑफ सम केमिकल रिएक्शन, तो वो केमिकल रिएक्शन हो गया। इसको आप ऐसे भी लिंक कर सकते हो, आपको याद होगा आप ज्योग्राफी में वेदरिंग पढ़ते हो, तो वेदरिंग में फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पे सिर्फ उसका शेप चेंज हो रहा है, छोटा बड़ा या कुछ। केमिकल में क्या हो रहा है, केमिकल वेदरिंग में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सोल्यूशन कार्बोनेशन, जैसे लाइमस्टोन बनते हैं, तो उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। तो ऐसी इसमें जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सॉल्ट। तो सॉल्ट अगर पानी ऑब्जॉर्व करता है, बेस्ट एग्जांपल आपने सॉल्ट वेदरिंग पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, सॉल्ट वेदरिंग में जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसमें क्या है, वाटर एब्जॉर्ब करता है और वो क्या होता है, सॉल्ट के क्रिस्टल्स बना रहा है। तो सोडियम क्लोराइड, इसको हम NaCl भी बोलते हैं, Na मीन्स सोडियम, Cl मीन्स क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड। तो इसमें जब वाटर ऐड हो जाता है तो वो क्या होता है, क्रिस्टल चेंज होते हैं, ओके, क्रिस्टलाइजेशन उसको बोलते हैं हम। तो देखो कैसे यूपीएससी ने ज्योग्राफी से भी लिंक कर लिया। अगर आप यही कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में लगाते, देखो वहाँ पे भी आपको अंडरस्टैंडिंग फिजिकल वेदरिंग भी समझ आ जाएगा। तो आप कह रहे हो इसका साइज इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे कह रहे हो इसका जस्ट शेप चेंज हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। फिर सेकंड, मेल्टिंग ऑफ आइस, अभी मैंने बताया इसमें क्या हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस सॉलिड वो मेल्ट कर रहा है, लिक्विड में बन गया, राइट। तो ये क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज। तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग। तो अगर हम इसी में ऑप्शन देखें,
1 तो वैसे ए ऑप्शन वैसे ही कट गया, सी भी कट गया। अब यूपीएससी ने क्या किया, फंसा दिया हमें। अब 3 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब थोड़ा सॉरिंग ऑफ मिल्क, ये क्या होता है, अब देखो दूध का फटना, ये भी हम डे टू डे एक्टिविटी में देखते हैं। तो आप ऑब्जर्व करो अपनी जो आपके आसपास हो रहा है। देखो लास्ट ईयर मेंस में क्वेश्चन क्या आया था यूपीएससी का 2021 में, उसने पूछा था कि नोबेल प्राइज 2014 का था, पर उसमें क्या क्वेश्चन क्या था, अगर आपको नोबेल प्राइज का कुछ आइडिया भी नहीं है, स्टिल उसने क्या पूछा, उसने पूछा ब्लू एलईडी के बारे में। अब देखो हमारे आसपास क्या चेंज हो रहा है, पहले क्या था, CFL ट्यूब्स थे, पर अब उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं ब्लू एलईडी की तरफ। तो आप देखोगे पतली सी ट्यूब्स आ रही है, पहले राउंड कलर की होती थी। तो देखो ये चेंजेस हो रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व करके हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं। तो यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया, अच्छा ब्लू एलईडी का बेनिफिट्स बताओ। तो देखो डे टू डे एक्टिविटी से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं साइंस में, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ऐसी सॉरिंग ऑफ मिल्क हम देखते हैं, दूध का फटना, उसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। बेसिकली दूध होता है, दूध प्रेजेंट है, उसमें क्या हो रहा है, बैक्टीरियाज आने स्टार्ट हो जाते हैं, लैक्टिक बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हम बोलते हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है दूध में। तो उस एसिड की वजह से क्या है, दूध फटना स्टार्ट हो जाता है, और फट के क्या बनता है, वही थोड़े से आप देखोगे दूध मोटा होने लग जाता है, थोड़ी सी थिकनेस आनी स्टार्ट होती है, उससे क्या दही बनती है, लस्सी बनती है, राइट। तो ये है, तो बेसिकली उसमें क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है, अंदर एसिड की वजह से पूरा दूध का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। आप दूध पी के देखो फटने के बाद बिल्कुल टेस्ट ही अलग हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सॉरिंग ऑफ मिल्क की केमिकल चेंज। तो आंसर क्या है, 3। तो ये है बेसिकली। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन है। कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस, जनरल बायोलॉजी का क्वेश्चन। अब उस फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, अगर आप लॉजिकली अगर देखो ये इसको अगर आपको नहीं भी पता पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, राइट, तो आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो। देखो थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस पहले समझते हैं होता क्या है। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, उसमें क्या हो रहा है, प्लांट है, दिस इज अ प्लांट ट्री। तो ट्री क्या कर रहा है, ट्री कैप्चर कर रहा है रिसोर्सेज को, क्या क्या, सनलाइट। अब वो याद करो इन्वायरमेंट के हमने पढ़ा था बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो सनलाइट कैप्चर कर रहा है, वाटर कैप्चर कर रहा है, देन उसको मिनरल्स भी चाहिए होंगे, राइट। तो एनर्जी, तो वो क्या कर रहा है, ये सब कैप्चर करके वो क्या कर रहा है, इट प्रोड्यूसेस फूड। तो वो क्या कर रहा है, एक एनर्जी ऑलरेडी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट थी, फ्री एनर्जी प्रेजेंट थी, उसको उसने क्या किया, उसको कैप्चर किया और उससे एक उसने क्या किया, फूड में कन्वर्ट कर दिया। अब वो उस फूड में क्या है, फूड में एनर्जी ट्रैप्ड है, और आप वो एनर्जी के आप उसको यूज करोगे और आप हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी, तो वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम जब रेस्पिरेशन में करते हैं वो क्या करते हैं, वो खाने को खाते हैं तो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन से उस खाने को बर्न कर रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो उसी से हमारी बॉडी चलती है। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो एनर्जी हम बाद में यूज कर सकते हैं। और वो उसने क्या किया, उस खाने में फ्रूट में, जैसे पेड़ से फ्रूट मिल रहा है तो उस फ्रूट में ट्रैप होगी वो एनर्जी और वो स्टोर होगी। तो देखो उस लॉजिक से भी आप देखो अंडरस्टैंड कर सकते हो, आंसर बी ही होएगा। और जो फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो क्या हो गया, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गया। तो अब आप देखोगे हम खाना खाते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उससे ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, तो ये आ गया, राइट। और वही सेम चीज फोर्थ देखो, सी और डी सेम ऑप्शन ही है, जस्ट वर्ड्स को चेंज कर दिया। ओके, और यही पोटेंशियल एनर्जी रिलीज, यही रेस्पिरेशन प्रोसेस को उसी ने थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को फर्स्ट ऑप्शन में दिखा दिया। तो यूपीएससी ने देखो वर्ड से खेला और कुछ नहीं खेला। अगर आपको फोटोसिंथेसिस थोड़ा मतलब बेसिक पता भी हो, आप सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन, पर यूपीएससी ने कहा प्ले ऑफ वर्ड्स, यही करती है यूपीएससी और कुछ नहीं करती यूपीएससी। यही समझना, हमें बेसिक्स को ही फोकस करना है। करंट अफेयर तभी देखना, बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हो, करंट अफेयर फिर ईजी होता है सॉल्व करना। ओके, ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, ये ऑप्टिकल फिनोमेनास होते हैं कुछ, तो ऑप्टिकल फिनोमेनास बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो आप देखोगे जब आप सुबह उठते हो, आपने देखा होगा, आप पर्दे खोलते हो तो आप देखोगे आपको सनरेज आ रही होती है और आपको मिट्टियां दिख रही होती है। आप देखो वो मिट्टी कैसे आ गई, देखो डस्ट तो हमारे एयर में अभी प्रेजेंट है, मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ मुझे यहाँ पे भी डस्ट प्रेजेंट है, पर वहाँ पे क्यों सुबह सुबह हमें दिन में वो मिट्टी दिखती है हवा में, वो एक फिनोमेना की वजह से होता है। यही एक क्वेश्चन था
कि स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट हो रही है। बेसिकली विंडो है, ये रूम है, राइट, ये विंडो, तो विंडो से क्या आ रही है, सन की रेज एंटर कर रही है। तो जो रूम में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो दिखने स्टार्ट होता है। वो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जो सन रेज आ रही है, ये डस्ट पार्टिकल्स, तो सन रेज क्या हो रही है, इन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और जब कोई चीज़ से रिफ्लेक्ट होती है तो हमें वो चीज़ दिखना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे आप मुझे देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, मेरी बॉडी आ रही है बीच में, सामने से लाइट आ रही है, तो लाइट क्या हो रही है, वो मेरे बॉडी से अट्रैक्ट, मतलब मेरी बॉडी लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है या स्कैटर हो रही है, उसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हो। अगर बिल्कुल अंधेरा होएगा, मतलब कोई लाइट नहीं आ रही, आप मुझे देख ही नहीं सकते। तो ये बेसिकली फिनोमेना यूज होता है। तो ऐसी लाइट एंटर करी हमारे रूम में, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, तो वहाँ पे क्या डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट, तो लाइट क्या रिफ्लेक्ट होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ स्कैटर होगी। स्कैटर मीन्स सपोज लाइट को सीधा जाना था पर वो कहाँ गया, रिफ्लेक्ट होगी, इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। यही रीज़न होता है कि क्यों हमें क्या कहते हैं, ब्लू कलर स्काई दिखता है, देन आप सुबह से उठोगे आपको सन रेडिश दिखेगा, पर वैसे सन येलो कलर का होता है। तो ये बेसिकली फिनोमेना था। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, स्पेशल टर्म, जो रूम में अगर लाइट एंटर करे और हमें क्या कहते हैं, डस्ट दिखना स्टार्ट हो जाए। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड, और ये एनसीईआरटी से डेफिनेशन उठाई है मैंने, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आपको लग रही है, पर यही आपको सीखना पड़ेगा कि डेफिनेशंस और ये जो स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट्स होती है बहुत अच्छी होती है, आपको उसकी लैंग्वेज को डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज यूपीएससी उन स्टेटमेंट्स को उठा के क्वेश्चंस फ्रेम करता है। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर है इजी क्वेश्चन, डरने की जरूरत नहीं है। तो हम ऐसे ही मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ हर एक फिनोमेना, राइट। टिंडल इफेक्ट, इसमें क्या हो रहा है, वही स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब देखो इसमें आप ज्योग्राफी भी ला सकते हो, स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्मोक, डस्ट, देन एरोसोल पार्टिकल्स। और आजकल क्या हो रहा है, एरोसोल पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है हमारे फिनोमेना, मतलब रूम पे 10 पार्टिकल्स, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब टिंडल इफेक्ट भी आपको रूम में बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो देखो ज्योग्राफी भी आप इसको ऐसे लिंक कर सकते हो, कुछ भी पढ़ो हमेशा देखो वो कॉन्सेप्ट कहीं और इम्प्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है, राइट। तो उसकी वजह से हम देख पाते हैं वो लाइट को जो हमारी विंडो से हमारे कमरे में आती है, ओके। देन ऐसे ही हम टॉर्च लाइट करते हैं फॉगी इन्वायरमेंट में, तो आप देखो वो भी टिंडल इफेक्ट की वजह से ही है, क्योंकि फॉग में क्या होता है, रिकॉल करो फॉग, वहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ वाटर पार्टिकल्स हो रहे हैं, और वो के लो हाइट क्लाउड्स, ये फॉग होता है। तो वहाँ पे आप क्या कहोगे, 10 पार्टिकल्स या वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो कोई लाइट मारोगे तो लाइट क्या है, वही स्कैटर होगी, तो दैट इज टिंडल इफेक्ट। तो जैसे ये बेस्ट डायग्राम आप देखोगे, पार्क में जा रहे हो, रूम में भी ऐसी लाइट देते हैं, ये टिंडल इफेक्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है। देन रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट है, जैसे इसमें दिखाता हूँ, अब ये लाइट आ रही है, तो लाइट अगर देखो नॉर्मली क्या होनी चाहिए, ऐसे सीधी जानी चाहिए, पर अगर लाइट मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या हो रही है, वो बेंड हो रही है, बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ऐसी रिफ्रैक्शन अगर डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम जा रही है, रेयर मीन्स लाइटर मीडियम, तो इट और लाइट ऐसे आनी तो लाइट क्या हो रही है, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन के फिनोमेना बहुत होते हैं, रेनबो फॉर्म हो रहा है, प्रिज्म से लाइट अगर पास करती है तो वो क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम भी है प्रिज्म का, इसमें भी रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। पर यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन तो हो रही है, लाइट तो चेंज हो रही है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लाइट की, पर प्रिज्म की वजह से क्या हो रही है, लाइट स्प्लिट हो रही है। लाइट पहले व्हाइट कलर की थी, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, पर अब क्या हो रहा है, वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन में भी रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व होता है, बिकॉज मीडियम भी चेंज हो रहा है। ऐसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें भी क्या होता है, मीडियम चेंज होता है तो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे आप देखो, बेसिकली इसके 2 कंडीशन होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। एक तो अगर लाइट मूव कर रही है तो लाइट क्या कर रही है, डेंसर मीडियम से लाइट मीडियम में जा रही है, तो पहला कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या है, एक क्रिटिकल एंगल होता है, हर मीडियम का अलग क्रिटिकल एंगल होता है, तो क्रिटिकल एंगल से अगर लाइट सपोज इंसिडेंट रे है, जो जिस एंगल पे फॉल कर रही है नॉर्मल से, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो अगर इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल और नॉर्मल के बीच में है तो क्या लाइट क्या रिफ्रैक्ट होगी या फिर पैरेलली मूव करेगी। पर अगर सपोज लाइट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा इंसिडेंट एंगल बना रही है
तो उस केस में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखता है। तो ये भी फिनोमेना हमें नहीं दिखता जो टिंडल इफेक्ट में दिख रहा है। तो मैंने आपको ये ऑप्टिकल फिनोमेना भी समझा दिए, राइट। तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, जैसे मिराज आप देखोगे दिन में, जैसे आजकल गर्मियाँ थी, गर्मियों में अगर गाड़ी चला रहे हो तो आप देखोगे सामने रोड पे बिल्कुल ऐसा लगता है पानी का, मतलब पानी इकट्ठा हुआ है। ऑयसिस के केसेस में, डेजर्ट्स में ये बहुत फिनोमेना दिखता है। इट इज मेनली बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर एक्सोप्लैनेट्स न्यूज़ में भी रहता है, सोचा मैं आपको थोड़ा एक्सपोजर दे दूं। देखो एक्सोप्लैनेट्स सिंपली प्लैनेट्स वो है जो किसी और गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी के मिल्की वे गैलेक्सी, तो मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा जो मेन स्टार है क्या है, सन। तो सन के अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं हम उनको प्लैनेट्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, मिल्की वे गैलेक्सी। तो ऐसी गैलेक्सी और है, उस गैलेक्सी में अगर कोई सन प्लैनेट प्रेजेंट है, ऑर्बिट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लैनेट्स। तो इट इज प्लैनेट्स विच आर प्रेजेंट इन दी अनदर गैलेक्सी, नॉट इन आर गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। तो आंसर इसका सी होएगा। पर आप देखो बाकी ऑप्शंस, थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर आइडिया लग जाए आपको, तो देखो ये क्या, एग्रीगेशंस ऑफ डस्ट एंड आइस फ्रोजन गैसेस। तो ये स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स आइस और फ्रोजन गैसेस से बना हुआ है और ये सन को ऑर्बिट कर रहा है और क्यूपर बेल्ट में प्रेजेंट है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉमेट्स। तो आपको कॉमेट्स की डेफिनेशन पता चल गई। फिर ऐसी दीज आर द प्लैनेट्स लाइक सेलेस्टियल बॉडीज विद राउंड शेप ऑर्बिटिंग द सन बट अनेबल टू क्लियर द ऑर्बिटल पाथ। अब याद करो ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं, वो ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, वो प्लैनेट्स लाइक है, राउंड शेप है, ऑर्बिटिंग द सन है। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। बट तीसरी कंडीशन ऑफ प्लैनेट की होती है कि दे नीड टू क्लियर दी, जो ऑब्जेक्ट्स अगर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो कोई जो भी उनके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनको भी रिमूव करते हैं, डेब्रिस को। पर ये क्या कर रहे हैं, रिमूव ही नहीं कर पा रहे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स। फिर ऐसी फोर्थ ऑप्शन, फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड अ गैलेक्टिक सेंटर नॉट अराउंड सन। अभी अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सन के अराउंड। पर ऐसी कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का जो सेंटर है उसको उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर सन नहीं है, कोई और पॉइंट है। तो ऐसे प्लैनेट्स को बोलते हैं रोग प्लैनेट्स। तो अब आपको आइडिया लगे अलग अलग तरह के प्लैनेट्स कौन से होते हैं। तो अगर यूपीएससी अगर ऐसे फंसाए तो अब आपको आइडिया लग सकता है। तो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है, देख लेना। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, एक सोलर सिस्टम का रीजन है विच इज बियॉन्ड द 8 प्लैनेट्स, जो 8 मेजर प्लैनेट्स हैं हमारे, राइट। और उसका इनर एज कहाँ से शुरू होता है, नेपच्यून से, और जाता है 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हम इसमें मेजर करते हैं, हम भी डिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं, किलोमीटर में, पर हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं जब हम डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स ऑब्जर्व करते हैं। और इस एरिया में क्या प्रेजेंट है, स्मॉल आईसी बॉडीज, कॉमेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, ये सब प्रेजेंट है। ओके, तो ये सब प्रेजेंट है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, ऊट क्लाउड्स, क्यूपर बेल्ट, लैग्रेंज पॉइंट, एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर हम देखें डायग्राम से हम समझे तो देखो ये सन, मेजर 8 प्लैनेट्स कौन से हो गए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसी बाकी 4, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसमें क्या कह रहे हैं, पहली स्टेटमेंट क्या थी, जो इसकी जो इनर एज है वो नेपच्यून से स्टार्ट हो रही है और जा रही है अप टू 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वहां तक जा रही है ये। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये, और यहाँ पे आईसी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है। तो ये कौन सी बेल्ट होगी, क्यूपर बेल्ट। अब इसमें यहाँ भी हम फंस सकते थे क्योंकि एस्ट्रॉइड बेल्ट्स में भी जो अगर सेकंड स्टेटमेंट देखे क्या लिखा है उसमें, आईसी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, कॉमेट्स वगैरह प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट भी हो सकता था। तो कंफ्यूजन यहाँ हो सकती है। ऐसी क्वेश्चन में कैसे मैंने आपको एक और एक्सपोजर दिया, ऊट क्लाउड्स। तो ऊट क्लाउड्स भी क्या होता है, अगर आप देखो यहाँ पे क्यूपर बेल्ट का एक और हमें एक एरिया हमें मिला है अभी ऊट क्लाउड्स का, तो वहां पे भी ये प्रेजेंट है। पर अब यहाँ पे क्यूपर बेल्ट और ऊट क्लाउड्स में डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, डिस्टेंस का, बिकॉज वो कह रहे हैं इनर एज कहाँ से शुरू हो रही है, नेपच्यून से। पर ऊट क्लाउड्स की कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी खत्म हो गया उसके बाद ये एरिया स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो ऐसे आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन होगी, ऊट क्लाउड्स की, क्यूपर बेल्ट पता चल गया आपको, एस्ट्रॉइड बेल्ट पता चल गया, तो आंसर क्यूपर बेल्ट। ऐसी एक और पॉइंट मैंने आपको ऐड कर दिया, लैग्रेंज पॉइंट, बिकॉज ये आजकल क्या है, अब इंडिया लॉन्च करने वाला है आदित्य L1 मिशन, और वो हम क्या, लैग्रेंज पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे अब देखो सन है, अर्थ है, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स पुल कर रहे हैं। तो अब ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स है जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल 0 होता है। तो अगर वहाँ पे पॉइंट अगर मैं L4 पे खड़ा हूँगा तो मैं वहीं पर ही खड़ा रहूँगा, मैं मूव ही नहीं करूँगा। पर अगर मैं सपोज L4 के यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल सन की भी लगी, अर्थ की भी लगी, और मैं शायद मूव करने लग जाऊँ अर्थ या सन के अराउंड, किसी के अराउंड।
तो ऐसे ही हमने एडिटर L1 हम लॉन्च करने वाले मिशन जो सन को ऑब्जर्व करेगा, और हम इसको कहाँ पे पार्क करेंगे, L1 पॉइंट पे, L1 लैग्रेंज पॉइंट पे। तो ये कॉन्सेप्ट्स है। आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ मुझे बताना कहाँ पे अगर आपको इश्यू आए कुछ। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे है।